हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एल्कोहल, फेनॉल और ईथर का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल को डिस्कस कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल को तो हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके आगे के जो भी टॉपिक है उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं, और एल्डिहाइड का फर्दर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। और इसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब भी एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसमें जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड नहीं बनेगा, डायरेक्ट हम लोग को क्या बनेगा? डायरेक्ट हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और अब हम लोग इसके आगे के जो भी टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लेक्चर में बने रहिए और साथ ही साथ नोट्स को बनाते चलिए। तो देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो इसमें क्या है? पॉइंट नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, पॉइंट नंबर 1, प्राइमरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड। जो भी प्राइमरी एल्कोहल रहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं, तो उनको हम लोग ऑक्सीडाइड करेंगे तो क्या बनेंगे? तो वो एल्डिहाइड बनते हैं, वो एल्डिहाइड बनते हैं। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं तो उनको जब भी ऑक्सीडाइड करेंगे तो वो क्या बनेंगे? वो कीटोन बनेंगे। प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एल्डिहाइड बनेंगे, और जब सेकेंडरी एल्कोहल मतलब 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कीटोन बनेंगे। तो हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या है? टर्शियरी एल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो भी 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, जिसको हम लोग टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं, वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सॉरी, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो भी टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में टर्शियरी अल्कोहल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एट हाई टेम्परेचर्स यूजिंग KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस। जब भी हम लोग टर्शियरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एक्सट्रीम कंडीशन वहां पे बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे में क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम लोग को हाई टेम्परेचर भी वहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। जनरली तो टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किंतु उसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे तो हम लोग को हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट रहेंगे उनको भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो कौन होंगे? वो KMnO4 होंगे। इनको भी आप लोग नोट करते चलें। बट दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच हैव लेस कमर्शियल सिग्निफिकेंस। और इसके बाद जो भी हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे तो क्या मिलते हैं? वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं जो लो एबंडेंस में रहते हैं, और वो कमर्शियली भी सिग्निफिकेंस नहीं रहते हैं, वो कमर्शियली भी वायबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम लोग जनरली टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, ऑक्सीडेशन करना इसका हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। तो देखिए, ये क्या है? ये एक टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। और 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग अगर ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो कैसे होगा? हम लोग को हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ लो मेंबर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ हम लोग को मिलेगा, जो कि कमर्शियली ये वायबल नहीं है। तो इनको आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखेंगे रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे तो ऑक्सीडेशन में कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो केटिव
Cr2O7 और KMnO4 ये एसिडिक मीडियम में रहेंगे, हम लोग को H+ भी चाहिए। और सेकंड में हम लोग को कौन से रिएजेंट रहेंगे, तो हम लोग को एनहाइड्रस CrO3 रहेंगे। थर्ड में हम लोग को क्या रहेंगे रिएजेंट, तो हम लोग को बाई PCC यहाँ पर रहेंगे। और फोर्थ में क्या रहेंगे, कॉपर भी हम लोग को एज ए रिएजेंट मिल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7। अब हम लोग इन सारे रिएजेंट्स को एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट रिएजेंट को यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट रिएजेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी हम लोग एल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहां पर हम लोग जो रिएजेंट्स यूज करेंगे वो कौन से रहेंगे, वो KMnO4 रहेंगे या K2Cr2O7 रहेंगे, ये एसिडिफाइड मीडियम में रहेंगे। तो इसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को यहाँ पर ऑक्सीडाइज करेंगे। तो 1 डिग्री एल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज होंगे, तो देखिए 1 degree alcohols are oxidized to carboxylic acids using a strong oxidizing agents like acidified KMnO4 और K2Cr2O7। जब भी हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं KMnO4, K2Cr2O7 और ये एसिडिफाइड मीडियम रहेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो 1 डिग्री एल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज होंगे, तो 1 डिग्री एल्कोहल को जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने 1 डिग्री एल्कोहल को तो देख लिया, अब इसके आगे को देखेंगे 2 डिग्री को। तो 1 डिग्री का जो जनरल रिएक्शन होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का जो जनरल रिएक्शन क्या होते हैं, तो देखिए हियर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट व्हेन एल्कोहल, ये एल्कोहल है, वाज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन कंटेंट हैज इंक्रीज एंड हाइड्रोजन कंटेंट हैज डिक्रीज। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन कंटेंट कम होना और ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज होना। तो इसमें तो साफ साफ है कि जब भी हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन कंटेंट कम होंगे और ऑक्सीजन कंटेंट बूम करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे। तो देखिए ये है 1 डिग्री एल्कोहल, तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइज किए KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या मिले, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। ये एक 1 डिग्री एल्कोहल है, ये कौन सा एल्कोहल है, तो ये इथेनॉल है। इस 1 डिग्री एल्कोहल को हम लोग इथेनॉल बोलेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि सर ये 1 डिग्री एल्कोहल क्यों है, तो देखिए ये 1 डिग्री एल्कोहल क्यों है, ये क्या है CH3, CH3 CH2 और OH। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल क्यों है, क्योंकि यहाँ जो OH ग्रुप है, ये जो OH है वो किस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है। तो एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या हो गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो 1 डिग्री एल्कोहल को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। तो देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये कौन सा है, तो ये है इथेनॉल। आप लोग समझ रहे हैं, इथेनॉल को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये इथेनोइक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, तो ये इथेनोइक एसिड है। तो हम लोगों ने देख लिया कि 1 डिग्री एल्कोहल का जनरल रिएक्शन क्या होता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें,
any amount of aldehyde formed during the oxidation of 1 degree alcohol will be immediately oxidized further into carboxylic acid in the presence of strong oxidizing agents like acidified KMnO4 और acidified K2Cr2O7। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल को जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले तो हम लोग को क्या मिलते हैं, पहले हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं। तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया था वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये K2Cr2O7 और KMnO4 जो आप लोग देख रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो एज ए इंटरमीडिएट हम लोग एल्डिहाइड मिलते हैं तो उस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क के रूप में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। अब हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे और देखेंगे कि इससे क्या होता है। तो देखिए 2 degree alcohols are oxidized to ketones using a strong oxidizing agents like acidified KMnO4, K2Cr2O7। तो देखिए 1 डिग्री एल्कोहल को जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज किए हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिले और जब भी हम लोग 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग क्या मिलेंगे, हम लोग को कीटोन मिलेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यही इस्तेमाल होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही इस्तेमाल होगा KMnO4 और K2Cr2O7। तो इसके प्रेजेंस में जब भी हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। हम लोग क्या मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, कीटोन्स फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7। हेंस इट कैन बी inferred that ketones are less reactive compared to aldehydes। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। और पहले हम लोग क्या देखे, 1 डिग्री में हम लोग क्या देखे कि 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे तो एल्डिहाइड मिला और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। किंतु 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। वहां तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गए किंतु यहाँ पर कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, वो कीटोन ही रह जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि कीटोन वहां पर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कीटोन है वो एल्डिहाइड से कम रिएक्टिव है। जैसे एल्डिहाइड हम लोग को पहले मिले 1 डिग्री से हम लोग को क्या मिला, एल्डिहाइड, हम लोग को एल्डिहाइड मिला और एल्डिहाइड को हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइज किए तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिले और 2 डिग्री को हम लोग ऑक्सीडाइज किए तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को कीटोन मिला, हम लोग को कीटोन मिला। और कीटोन को हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइज किए तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो कीटोन है, ये जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव है। कीटोन क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। और एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। एल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन कर लेता है किंतु कीटोन यहाँ पर रिएक्शन नहीं। तो इसी बात को यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है, जिसको आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसका जनरल रिएक्शन देखेंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल का जनरल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए ये क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो 2 डिग्री एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या मिला, हम लोग को कीटोन मिला। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। ये 2 डिग्री अल्कोहल है जिसको हम लोग प्रोपेन टू ऑल बोलते हैं, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएं KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में तो हम लोग को क्या मिले, कीटोन मिले। हम लोग को क्या मिले, ये कीटोन मिले। इसको क्या नाम है, इसको एसीटोन नाम है। और ये जो कीटोन हम लोग को मिला एसीटोन, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे।
ये यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग को क्या मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पर हम लोग को कीटोन मिलता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग एनहाइड्रस CrO3। तो हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब किससे? अब हम लोग CrO3, एनहाइड्रस CrO3 एज ए हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग KMnO4 और K2Cr2O7 के एज ए कैटलिस्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो अब हम लोग एल्कोहल को ऑक्सीडेशन में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो अब हम लोग एनहाइड्रस CrO3 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड्स यूजिंग एनहाइड्रस CR2O7 CrO3। जब भी हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हम लोग क्या मिलेंगे? हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। इसको आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे। किससे? रिएजेंट कौन से इस्तेमाल करेंगे? तो एनहाइड्रस CrO3। तो हम लोग को क्या मिलेंगे? तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। हम लोग को एल्डिहाइड यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, ये क्या है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग एनहाइड्रस CrO3 से के इसको हम लोग एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किए और हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो क्या मिलेंगे? ये हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग एनहाइड्रस CrO3 से ऑक्सीडाइज करवाएं तो हम लोग को क्या मिले? एल्डिहाइड मिले। तो ये कौन सा एल्डिहाइड है? तो ये एसिटाल्डिहाइड है। ये क्या है? ये एसिटाल्डिहाइड है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग एनहाइड्रस CrO3 को हम लोग एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे और 1 डिग्री अल्कोहल को जब भी हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलते हैं। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग स्टार मार्क के फॉर्म में नोट करेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स यूजिंग एनहाइड्रस CrO3 बट द यील्ड ऑफ एल्डिहाइड ऑब्टेन्ड इज वेरी लेस। तो यहाँ पर हम लोग को जो भी एल्डिहाइड मिलेंगे उनका जो एबंडेंस कम रहेगा, उनका जो अमाउंट कम रहेगा, वो बहुत कम ही अमाउंट में हम लोग को ऑब्टेन होंगे। जैसे देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को एनहाइड्रस CrO3 से हम लोग इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ही लेस अमाउंट में रहेंगे। ये बहुत ही लेस अमाउंट में हम लोग को मिलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? इन एन एक्वस मीडियम CrO3 इज कन्वर्टेड टू H2CrO4, जिसको हम लोग क्रोमिक एसिड बोलते हैं। क्रोमिक एसिड विल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज 1 अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, हम लोग एनहाइड्रस CrO3 को इस्तेमाल कर रहे थे एज ए रिएजेंट, किंतु अगर CrO3 अगर एक्वस मीडियम में अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें, CrO3 को हम लोग एक्वस मीडियम में अगर इस्तेमाल कर लें तो हम लोग को एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे। हम लोग को एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे। हम लोग को डायरेक्ट क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। हम लोग को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। जैसे देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को
हम लोग एक्वस CrO3 से ऑक्सीडाइज करवाएंगे, एक्वस CrO3 से हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। हम लोग को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, हम लोग को एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल को। तो हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3 हम लोग एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइड इनटू कीटोन्स यूजिंग एनहाइड्रस CrO3। हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल को एनहाइड्रस CrO3 से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हम लोग क्या मिलेंगे, हम लोग को कीटोन्स मिलेंगे। इस बात को आप लोग नोट करेंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल को जब भी हम लोग एनहाइड्रस CrO3 से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हम लोग को कीटोन मिलते हैं। तो इसका जनरल रिएक्शन क्या है, तो जनरल रिएक्शन देखिए, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको हम लोग एनहाइड्रस CrO3 से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हम लोग क्या मिलेंगे, ये हम लोग को कीटोन मिलेंगे। यही इसका जनरल रिएक्शन है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो ये कौन सा है, ये प्रोपेन 2-ओल है, प्रोपेन 2-ओल है। इसको हम लोग एनहाइड्रस CrO3 से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो क्या मिलेंगे, हम लोग को कीटोन मिलेंगे। ये क्या है, ये कीटोन है। तो ये कौन सा कीटोन है, तो ये एसीटोन है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू भी 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का जो भी हम लोग को रिएक्शन है, जो तो उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग PCC। अब हम लोग एज ए रिएजेंट PCC को इस्तेमाल करेंगे। ये PCC क्या है भाई, ये PCC कौन है, तो PCC क्या है, तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। ये क्या है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो जब भी हम लोग पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए, वी नो दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल to aldehydes using anhydrous CrO3 results in a poor yield of aldehyde। तो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा कि जब भी हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल को एनहाइड्रस CrO3 से हम लोग ऑक्सीडाइज करवाते थे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलते थे। किंतु वो जो एल्डिहाइड मिलते थे तो बहुत ही लो अमाउंट में मिलते थे, हम लोग को लो एबंडेंस में मिलते थे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे a better reagent for the oxidation of 1 degree alcohol to aldehydes is good pyridinium chlorochromate। और हम लोग एनहाइड्रस CrO3 से जब भी ऑक्सीडाइज करवाते थे तो हम लोग को कम अमाउंट में मिलते थे, और जब हम लोग उसको ज्यादा अमाउंट में लाना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को ज्यादा अमाउंट में उस प्रोडक्ट को लाने के लिए ही हम लोग PCC को एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करते थे। तो PCC क्या है, ये पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। तो जब भी हम लोग पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल से हम लोग को जो एल्डिहाइड मिलेंगे तो वो ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। ये हम लोग को क्या होगा, ये कॉमर्शियली वायबल रहेगा, हम लोग को इसमें ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे। तो इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे कि ये बेटर रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन ए गुड यील्ड इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। हम लोग को बेटर यील्ड लाने के लिए पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को इस्तेमाल करते हैं। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ पायरिडीन
एंड HCl। तो ये PCC क्या है? तो ये जो PCC है ये कॉम्प्लेक्स है किसका? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, CrO3 और पायरिडीन, CrO3 पायरिडीन और HCl का ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं PCC। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर ले। इसके बाद हम लोग देखेंगे PCC is a mild oxidizing agent which prevents further oxidation of aldehydes to carboxylic acid। ये जो PCC हम लोग देख रहे हैं पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट जो है, तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब भी हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेंगे तो एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रह जाएंगे, उसके बाद फर्दर वो जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं होंगे, जिससे हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेंगे, हम लोग को एल्डिहाइड तक ही ये रिएक्शन रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग PCC को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड होने से रोकता है, जो कि आगे के रिएक्शन होंगे तो हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते थे, तो इससे ये रोकता है, तो इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कैसा होता है भाई? PCC कैसा होता है? तो ये देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम लोग PCC बोलते हैं। और इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा? हम लोग जनरल रिएक्शन को भी देखेंगे, इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा। तो ये देखिए, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग PCC से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे, हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। तो ये क्या है? PCC क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए हम लोग को क्या मिला? इसलिए हम लोग को एल्डिहाइड मिला। और PCC अगर स्ट्रोंग रहता, यहाँ पर अगर स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रहता, ये अगर स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता, तो ये एल्डिहाइड के बाद हम लोग को क्या मिलता? हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को मिल जाते हैं। तो हम लोग को एल्डिहाइड चाहिए, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, और हम लोग को एल्डिहाइड हाई अमाउंट में चाहिए। तो हम लोग को एल्डिहाइड हाई अमाउंट में चाहिए, इसीलिए हम लोग PCC का इस्तेमाल करते हैं। PCC का इस्तेमाल करते हैं तो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देगा, ये जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देगा, इसको स्टॉप कर देगा, और हम लोग को सिर्फ एल्डिहाइड मिलेंगे। हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को सिर्फ एल्डिहाइड मिलेंगे, हम लोग को सिर्फ एल्डिहाइड मिलेंगे, और वो हाई अमाउंट में मिलेंगे। तो ये जनरल रिएक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। देखिए, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग PCC से ऑक्सीडाइज करवाएं तो क्या मिला हम लोग को? इस तरह से हम लोग को एल्डिहाइड मिला। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएजेंट क्या थे? तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स यूजिंग हीटेड कॉपर। अब हम लोग कॉपर को, जो हीटेड कॉपर रहेंगे, उसको हम लोग एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि एल्कोहल को हम लोग हीटेड कॉपर से ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, व्हेन द वेपर्स ऑफ ए प्राइमरी और ए सेकेंडरी एल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस। यहाँ हम लोग हीटेड कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हीटेड कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक ऑटोमेटिक सी बात है कि उसका टेम्परेचर तो हाई रहेगा, 573 केल्विन टेम्परेचर उसका रहेगा। तो देखिए, जब भी हीटेड कॉपर से, ये क्या है? ये देखिए, ये है हीटेड कॉपर। ये क्या है? ये हीटेड कॉपर है, ये हीटेड कॉपर है। हीटेड कॉपर पर हम लोग क्या करेंगे? हीटेड कॉपर पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल वेपर डालेंगे। ये है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ये वेपर है।
प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का हम लोग वेपर डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। इसका फिर क्या होगा, इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। जब भी हम लोग हीटेड कॉपर पर 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल का वेपर डालेंगे तो क्या होगा, इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉपर को एज ए रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे और 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को यहाँ पर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे हीटेड कॉपर से, तो क्या होंगे, तो इस अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 को आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, 1 डिग्री अल्कोहल व्हेन हीटेड विथ कॉपर एट 23 केल्विन गिव्स एल्डिहाइड। और जब 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग हीटेड कॉपर से रिएक्शन करवाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग जब कॉपर से इतना डिग्री केल्विन पर हीट करवाएंगे तो क्या मिलेंगे, हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल व्हेन हीटेड विथ कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल को जब ही हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल व्हेन हीटेड विथ कॉपर एट 573 केल्विन अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव अल्कीन। तो यहाँ पर अल्कीन मिलेंगे। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। जब भी 1 डिग्री अल्कोहल को जब भी 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे, कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे। जब भी हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो क्या होंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। हम लोग को कीटोन्स मिलेंगे। और जब भी हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो क्या होंगे, 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को अल्कीन मिलेंगे। हम लोग को अल्कीन मिलेंगे। हम लोग को अल्कीन मिलेंगे। तो देखिए हम लोग एल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, जब 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल को हीट करेंगे तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे। और 3 डिग्री अल्कोहल को हीट करेंगे तो हम लोग को अल्कीन मिलेंगे। तो अल्कीन कैसे होंगे, तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होकर वो अल्कीन बना देगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे। अब हम लोग इसका जनरल रिएक्शन भी देख लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को एल्डिहाइड मिलेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेंगे। ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेंगे। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन तो इस तरह से जनरल रिएक्शन होता है। तो इसको याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्या है, ये एल्कोहल है। तो एल्कोहल से हम लोग 2 हाइड्रोजन को उड़ा देंगे, 2 हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ा देंगे और ये उड़ जाएगा और उड़ कर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस H2 बन जाएगा और हम लोग को ऐसे एल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक यही है। आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं।
और 2 डिग्री अल्कोहल का जो जनरल रिएक्शन है वो क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल का जनरल रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का जनरल रिएक्शन देखिए यह है 2 डिग्री अल्कोहल। इसको हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे तो क्या होंगे? हम लोग को कीटोन मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होंगे। तो देखिए ये क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग 2 हाइड्रोजन एटम को उड़ा देंगे और ये उड़कर हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और ये भी बाहर उड़ जाएगा और हम लोग के पास क्या बच जाएंगे? हम लोग के पास कीटोन इस तरह से बच जाएंगे। तो ये क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे तो क्या होंगे? तो देखिए यही होंगे, हम लोग को कीटोन बनते हैं। कीटोन किस तरह से बनते हैं? तो देखिए, और इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल से हम लोग 2 हाइड्रोजन एटम को मिलाकर उड़ा देंगे और उड़ने के बाद क्या बनेंगे? उड़ने के बाद हाइड्रोजन गैस बनेंगे और उसके साथ हम लोग को कीटोन बनेंगे। तो इसको अभी आप लोग नोट करते चलिए। अब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म करेंगे। जनरल रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। इसको हम लोग कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को अल्कीन मिलते हैं। ये क्या है? ये अल्कीन है और वाटर मिलते हैं। इस तरह से हम लोग को साइड प्रोडक्ट वाटर बनेंगे। तो इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसको भी याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे। तो देखिए यह है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल से एक हाइड्रोजन को उड़ाएंगे और OH को, हाइड्रोक्साइल ग्रुप को भी उड़ाएंगे और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दोनों मिलकर वाटर बन जाएंगे। देखिए दोनों मिलकर वाटर बन जाएंगे और उसके साथ ही साथ क्या होंगे? उसके साथ ही साथ यहाँ पर अल्कीन बनेंगे। ये क्या है? ये अल्कीन है। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो अब तक हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल को देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग फेनॉल को देखेंगे कि फेनॉल का रिएक्शन किस तरह से होता है। अब हम लोग अब हम लोग फेनॉल का रिएक्शन पढ़ेंगे कि फेनॉल का रिएक्शन कैसे होता है। तो देखिए द मेजर रिएक्शंस ऑफ फेनॉल आर फॉलोज। फेनॉल का भी रिएक्शन कई तरह के होते हैं। कुछ इसमें से हम लोग मेजर रिएक्शन को देखेंगे। तो मेजर रिएक्शन जनरली हम लोग के पास 6 है। हम लोग को जनरली 6 रिएक्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट में हम लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। सेकंड में हम लोग को क्या पढ़ना है? सेकंड में हम लोग को कोलवेज रिएक्शन पढ़ने हैं। सेकंड में हम लोग को कोलवेज रिएक्शन पढ़ने हैं। थर्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो थर्ड में हम लोग को रेमर टेमन रिएक्शन पढ़ने हैं और फोर्थ में हम लोग को क्या पढ़ने हैं? फोर्थ में फोर्थ में हम लोग को रिएक्शन विथ जिंक डस्ट पढ़ने हैं। फोर्थ में हम लोग को रिएक्शन विथ जिंक डस्ट पढ़ने हैं। फिफ्थ में हम लोग को क्या पढ़ना है? फिफ्थ में हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीडेशन। फेनॉल का हम लोग ऑक्सीडेशन भी करवाएंगे। सिक्स में हम लोग क्या पढ़ना है? रिएक्शन विथ FeCl3। तो स्टूडेंट फेनॉल का रिएक्शन हम लोग जनरली 6 पार्ट्स में पढ़ते हैं। इसका 6 मेजर रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन तो बहुत सारे हैं किंतु इसके मेजर रिएक्शन 6 हैं और ये 6 रिएक्शन को हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। 6 रिएक्शन कौन कौन से? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर है कोलवेज रिएक्शन, फिर है रेमर टेमन रिएक्शन, फिर है उसके बाद रिएक्शन विथ जिंक डस्ट और है ऑक्सीडेशन और फिर रिएक्शन विथ FeCl3। तो अब हम लोग इन 6 रिएक्शन को एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट को हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? तो इसमें देखेंगे इन फेनॉल्स द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट देखिए फेनॉल में क्या होते हैं? फेनॉल में एक एरोमेटिक रिंग होते हैं जिसको हम लोग बेंजीन रिंग भी बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो जब भी फेनॉल में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे तो क्या होंगे?
जो एरोमेटिक रिंग होते हैं, देखिए ये एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर फेनोल। तो फेनोल में जो रिएक्शन एरोमेटिक रिंग पे प्रोसीड होंगे, जो रिएक्शन एरोमेटिक रिंग पर प्रोसीड होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब बेंजीन रिंग पे रिएक्शन प्रोसीड होंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? द OH ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप यहाँ अटैच आप लोग देख रहे हो, तो ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है, तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और स्टिमुलेट करता है, इसको और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, इसको एक्टिवेट करता है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। द OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सपोर्ट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। Also, it directs the incoming group electrophiles to the ortho and the para position in the ring, as these positions become electron rich due to the resonance effect caused by OH group. तो देखिए, ये जो आप लोग फेनोल देख रहे हैं, तो ये बेंजीन रिंग में तो पूरा रेजोनेंस चलता है, आप लोग जानते हो, इसमें पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। और ये जो OH ग्रुप है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये भी यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। ये पहले तो इतना ही रेजोनेंस में था, अब ये भी यहाँ पर रेजोनेंस में इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब भी रेजोनेंस में OH इंक्लूड हो जाएंगे तो क्या होंगे? तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या है? देखिए, ये है फेनोल, ये है फेनोल। तो इसका ऑर्थो पोजीशन कौन हुआ? ये है ऑर्थो और ये है पैरा। तो जब भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे तो क्या होंगे? जब भी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे तो ये जो OH ग्रुप है, ये जो आप लोग OH ग्रुप देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ डायरेक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल को, जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वो उसको ये डायरेक्ट करता है। तो इस कारण से ये जो रिएक्शन है ये एक्टिवेट होता है। तो इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे। द OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑल्सो डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर वेलकम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर ये पोजीशन देगा? तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ये वहां पर इसको अपना पोजीशन देगा, वेलकम करेगा। दिस पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट काउड बाय OH ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच क्यों हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप है, तो यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइड है, ये पूरा रेजोनेंस यहाँ पर स्टेबलाइड है। तो इस कारण से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच का कंडीशन हो गया है। तो इसको अभी आप लोग नोट करते चलेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं कि फेनोल का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनोल एज गिवन बिलो। तो ये है फेनोल। तो ऑक्सीजन के पास क्या है? तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर कैसा कंजुगेशन बन रहा है? लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, और इस तरह से इतना का ये रेजोनेंस हो गया। तो आप लोग तो जानते हो कि बेंजीन रिंग में तो पूरा ही रेजोनेंस होता है, और ये भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को रेजोनेंस मिलेंगे।
तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखिए, यहाँ से लोन पेयर जो भी है, ये लोन पेयर जो भी है, लोन पेयर का यहाँ पर शिफ्टिंग होगा। लोन पेयर का शिफ्टिंग होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएंगे और ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे लोन पेयर के रूप में। तो यहाँ पर लोन पेयर के रूप में शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गए। इसके बाद क्या होगा? फिर से शिफ्टिंग होगा। क्या शिफ्टिंग होगा? तो ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो देखिए, लोन पेयर ऑर्थो पे यहाँ पर शिफ्ट हो गए और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, जो कि ये डबल बॉन्ड हो गए हैं और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएंगे। फिर से लोन पेयर का शिफ्टिंग होगा, लोन पेयर शिफ्ट ऐसे हो जाएंगे और देखिए यहाँ पर भी लोन पेयर आ गए, माइनस चार्ज आ गए। फिर इसके बाद क्या होंगे? इसके बाद फिर से लोन पेयर का शिफ्टिंग होगा और फिर से वही स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो ये हम क्या देख रहे हैं? ये एक फेनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फेनोल आर एज फॉलोज। जो फेनोल में कॉमन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे वो जनरली दो तरीके से होते हैं। पहले क्या होंगे? पहले होंगे नाइट्रेशन और दूसरे क्या होंगे? वो हेलोजिनेशन। तो हम लोग एक एक कर नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन को। नाइट्रेशन में क्या होगा? द इलेक्ट्रोफाइल इन द नाइट्रेशन ऑफ फेनोल इज NO2। जब भी हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे? तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो NO2 होंगे। इसको आप लोग हाईलाइट पॉइंट में नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे? विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर फेनाइल यील्ड्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। जब भी हम लोग फेनाइल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से लो टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे? तो हम लोग को एक मिक्सचर मिलेंगे जिसमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर रहेगा। इसमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर रहेगा। वो कैसे होंगे? तो देखिए, ये है फिनोल। फेनोल को हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ट्रीटमेंट कराएं तो हम लोग को क्या मिले? तो हम लोग को मिक्सचर मिलेंगे। मिक्सचर किसका मिलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफेनोल और पैरा नाइट्रोफेनोल का हम लोग को मिक्सचर मिलेगा। तो हम लोग नाइट्रेशन में क्या देखे कि नाइट्रेशन में जब भी हम लोग फेनोल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे HNO3 से तो हम लोग को मिक्सचर मिलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सेपरेटिंग ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल। हम लोग को जो मिक्सचर मिला है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल का, तो उन दोनों को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? हम लोग को तो मिक्सचर मिला है ऑर्थो का और पैरा का, हम लोग को मिक्सचर मिला है और ये दोनों को हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? तो देखिए, सेपरेट करने का जो तरीका है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ड्यू टू देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। जो भी ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल होते हैं तो उनका जो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस प्रॉपर्टीज का हम लोग फायदा उठाते हैं। फायदा कैसे उठाएंगे? तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे। हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन करवाएंगे और स्टीम डिस्टिलेशन जब भी करवाएंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 को आप लोग नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे? पॉइंट नंबर 2 में ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज स्टीम वोलाटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस 1, व्हाइल पैरानाइट्रोफेनॉल इज लेस वोलाटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस बी, which causes the association of molecules। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होते हैं, ये क्या है? ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है। ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में क्या होता है? तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होते हैं वो स्टीम वोलाटाइल होते हैं। ये स्टीम वोलाटाइल होते हैं। ये स्टीम वोलाटाइल क्यों होते हैं?
क्योंकि इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब यह होता है कि एक ही मोलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ जो OH है ये OH है, और यहाँ पर जो NO2 का जो ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों के बीच में आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए हैं। तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मोलिक्यूल। उस मोलिक्यूल के अंदर ही आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए हैं, तो ये इनका यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए। इस कारण से क्या होते हैं, ये स्टीम वोलेटाइल होते हैं। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होते हैं, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, जिस कारण से वो लेस वोलेटाइल होते हैं। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहाँ पर स्टीम वोलेटाइल होते हैं, और पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। इनके मोलिक्यूल के बीच में ही, अपने मोलिक्यूल में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाते हैं। और जो पैरानाइट्रोफिनॉल होते हैं, तो वो दो मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। ये दो मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होते हैं, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ये एक दूसरा पैरानाइट्रो ये पहला नाइट्रोफिनॉल है, और ये एक दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पर हम लोग के पास दो पैरानाइट्रोफिनॉल है, और हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दो पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए, पहले वाले के ऑक्सीजन पहले वाले के ऑक्सीजन और दूसरे वाले के जो OH ग्रुप के हाइड्रोजन है, तो O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी कारण से ये जो पैरानाइट्रोफिनॉल होते हैं, वो लेस वोलेटाइल होते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है, तो ये लेस वोलेटाइल होंगे। ऐसा क्यों होंगे, क्योंकि ये अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है, और एक दूसरे को उड़ने नहीं देंगे, एक दूसरे को हटने नहीं देंगे, बॉन्ड को टूटने नहीं देंगे। तो इस कारण से एक दूसरे को बांध कर रखेंगे, और ये लेस वोलेटाइल हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इन द presence of concentrated nitric acid, the highly activated benzene ring will get oxidized। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम लोग लेंगे, जब भी हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे, तो क्या होंगे, जो बेंजीन रिंग होंगे वो हाईली एक्टिवेटेड हो जाएंगे, और वो ऑक्सीडाइड हो जाएंगे। और क्या होंगे, वो ऑक्सीडाइड हो जाएंगे। हेंस स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड पिक्रिक एसिड 2,4,6 trinitrophenol are obtained as the products of नाइट्रेशन ऑफ फेनोल। तो देखिए, ये क्या है, ये फेनोल है। फेनोल के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। इसका जो फेनोल है, इसको हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होंगे, तो इसका बेंजीन रिंग जो है, ये जो बेंजीन रिंग ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइड हो जाएंगे। और ऑक्सीडाइड होने के बाद क्या होंगे, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल बना देंगे। ये क्या होंगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है, ये हम लोग को पिक्रिक एसिड बन गया है, जो कि पुअर यील्ड में होते हैं। इनका अमाउंट बहुत ही कम होता है, लेस अमाउंट में बनते हैं, और इस तरह से रिएक्शन हो जाते हैं। ये हम लोगों ने क्या देखा कि फेनॉल का जब भी हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, तो हम लोग को पिक्रिक एसिड बनेंगे,
जो कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल होंगे और ये लेस अमाउंट में हम लोग को मिलेंगे, जिसको हम लोग पुअर यील्ड बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोग पिक्रिक एसिड के बारे में कुछ और देख लेते हैं कि पिक्रिक एसिड क्या है। पिक्रिक एसिड के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे। तो पिक्रिक एसिड इज ए येलो कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज ए बिटर टेस्ट। द टर्म पिक्रिक इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड पिक्रोज। स्टूडेंट्स, जो भी पिक्रिक एसिड होते हैं वो येलो कलर के कलर्ड कंपाउंड होते हैं। पिक्रिक एसिड एक येलो कलर के कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पिक्रिक एसिड है। और पिक्रिक एसिड जो है ये बीटर टेस्ट के होते हैं। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? ये बीटर होते हैं। और इसका जो नेम है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ये एक ग्रीक वर्ड है। वो किससे डिराइव हुआ है? तो पिक्रोस से ये डिराइव हुआ है। तो इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे? पिक्रिक एसिड वाज यूज्ड एज डाई। पिक्रिक एसिड का पहले इस्तेमाल डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इससे कपड़ों की रंगाई होती थी। Picric acid can cause skin irritations like itchiness, so it is not advisable to use it for dyeing. और जब भी पिक्रिक एसिड से कपड़ों की रंगाई होती थी तो उससे क्या होते थे? स्किन इरिटेशन होते थे, मतलब इचिंग, खुजली, ये सब होते थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि पिक्रिक एसिड को डाई के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया और अब पिक्रिक एसिड को जनरली कपड़ों की रंगाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो स्किन इचिंग करते थे, वो इरिटेट करते थे स्किन को। थर्ड पॉइंट देखेंगे, पिक्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। तो अब जो पिक्रिक एसिड है तो उसको हम लोग एक्सप्लोजिव बनाने, मतलब बम बारूद बनाने में भी हम लोग पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। Earlier it was used as an antiseptic, but considering the skin irritation caused by picric acid, it is not used as antiseptic anymore. और स्टूडेंट्स, पहले जो पिक्रिक एसिड को एक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद देखा गया कि इससे तो स्किन में इरिटेशन भी होते हैं। तो स्किन में इरिटेशन होते हैं तो इस कारण से अब पिक्रिक एसिड को एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहले किया जाता था और अब नहीं किया जाता है। तो पिक्रिक एसिड को हम लोग थोड़ा समराइज भी कर लेते हैं। तो पिक्रिक एसिड येलो कलर के होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, बिटर होता है। और जो पिक्रिक टर्म है वो कहाँ से आया है? वो एक ग्रीक वर्ड है, पिक्रोस है। पिक्रिक एसिड को पहले डाई के रूप में इस्तेमाल करते थे, कपड़ों की रंगाई करते थे और इससे क्या होते थे? इससे स्किन इरिटेशन होते थे, स्किन में खुजली होने लगते थे। तो इस कारण से अब ये डाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। और पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल एक्सप्लोजिव बनाने में भी अभी इस्तेमाल किया जाता है। और पिक्रिक एसिड का इस्तेमाल पहले एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, किंतु स्किन इरिटेशन के कारण अब इसका इस्तेमाल रोक दिया गया है। अब इसको एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने पिक्रिक एसिड के बारे में कुछ देख लिया। हम लोग कुछ और भी देखेंगे। Nowadays, picric acid is prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid, which converts it to phenol 2,4-disulfonic acid, and then with concentrated nitric acid to get 2,4,6-trinitrophenol in a better yield. तो स्टूडेंट्स, पहले जब हम लोग पिक्रिक एसिड को बनाते थे तो हम लोग को लेस अमाउंट में मिलते थे, पुअर यील्ड में मिलते थे। और इसको हम लोग अब बेटर यील्ड में बनाना चाहें, ज्यादा अमाउंट में हम लोग बनाना चाहें, तो इसको अब हम लोग कैसे बनाते हैं? तो देखिए, पिक्रिक एसिड को अब कैसे बनाया जाता है? तो पिक्रिक एसिड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फेनॉल को पहले हम लोग पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को फेनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड मिलते हैं। फेनॉल को हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलते हैं? हम लोग को फेनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड मिलते हैं। और इसके बाद हम लोग इसको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलते हैं? 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफेनॉल मिलते हैं, जो कि बेटर यील्ड में होते हैं, हम लोग को ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। इसको हम लोग जनरल रिएक्शन के थ्रू भी देखेंगे। ये क्या है? ये फेनॉल है। तो फेनॉल को पहले हम लोग क्या करेंगे?
कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड मिलेंगे। ये क्या है, 2,4 डाइसल्फोनिक डाइसल्फोनिक एसिड हम लोग को क्या मिले, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। और 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड को फर्दर हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो हम लोग को क्या मिले, पिक्रिक एसिड मिल गए, जो कि बेटर यील्ड में हम लोग को ज्यादा अमाउंट में मिले। तो यहाँ से हम लोग इस मेथड से हम लोग पिक्रिक एसिड को ज्यादा अमाउंट में बना सकते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग हेलोजिनेशन को देखेंगे। फेनॉल को हम लोग हेलोजिनेशन करवाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि फेनॉल को हेलोजिनेशन कराने पर क्या होते हैं। तो देखिए, हेलोजिनेशन में हम लोग देखेंगे ऑन ट्रीटिंग फेनॉल विथ ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शन products are formed under different experimental conditions when different solvents are used। तो जब भी हम लोग फेनॉल का हेलोजिनेशन करवाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रहेंगे तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी मिलेंगे। तो ये कैसे होंगे, तो देखिए, फेनॉल का रिएक्शन जब भी हम लोग एल्डिहाइड हेलोजन से कराएंगे तो हेलोजन हम लोग ब्रोमीन लेंगे। ब्रोमीन से जब भी हम लोग फेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो ये डिपेंड करेंगे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर, जो कि सॉल्वेंट्स का टाइप होंगे, वो किस तरह के सॉल्वेंट रहेंगे। तो हेलोजिनेशन ऑफ फेनॉल इन लेस नॉन पोलर सॉल्वेंट, हेलोजिनेशन हम लोग पहले किससे करवाएंगे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट से करवाएंगे या लेस पोलर सॉल्वेंट से। हेलोजिनेशन हम लोग पहले किससे करवाएंगे, पहले हम लोग हेलोजिनेशन किससे करवाएंगे, तो लेस पोलर सॉल्वेंट से करवाएंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट से हम लोग करवाएंगे। तो हम लोग पहले फेनॉल का लेस पोलर सॉल्वेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो देखिए, when the reaction is carried out in solvents of low polarity such as CaCl3 or CH2 and at low temperature monobromophenol are formed। तो देखिए, हम लोग फेनॉल का रिएक्शन लो पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट से करवाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लो पोलर सॉल्वेंट और लेस पोलर सॉल्वेंट क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो आप लोग देख रहे हो CaCl3 या CH2, तो CaCl3 और CH2 ये क्या है, ये लो पोलर सॉल्वेंट है। ये क्या है, ये लो पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट या लो पोलर सॉल्वेंट है। तो फेनॉल का रिएक्शन जब भी हम लोग लो पोलर सॉल्वेंट से करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को मोनोब्रोमोफेनॉल, हम लोग को मोनोब्रोमोफेनॉल मिलेंगे। दो तरह के होंगे, एक माइनर होंगे और एक मेजर होंगे। जो ऑर्थो वाले होंगे, जो ऑर्थो वाले होंगे वो माइनर रहेंगे और जो पैरा वाले रहेंगे वो मेजर रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग को हेलोजिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट करते चलेंगे। यहाँ हम लोग हेलोजिनेशन किससे करवाए हैं, तो लो पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर सॉल्वेंट से करवाए हैं। इसके बाद हम लोग मोर पोलर सॉल्वेंट से करवाएंगे। हम लोग फेनॉल का हेलोजिनेशन, फेनॉल का हेलोजिनेशन मोर पोलर सॉल्वेंट में आप करवाएंगे। हम लोग फेनॉल का हेलोजिनेशन अब मोर पोलर सॉल्वेंट में करवाएंगे तो देखेंगे कि इससे क्या होता है। तो when phenol is treated with bromine water, जब फेनॉल का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो क्या होंगे, 2,4,6 डाइब्रोमोफेनॉल इज फॉर्म्ड एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो देखिए, फेनॉल का रिएक्शन जब भी हम लोग ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो ब्रोमीन वाटर क्या है, ब्रोमीन वाटर एक मोर पोलर सॉल्वेंट है। तो हम लोग फेनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, 2,4,6 ट्राइफेनॉल, ट्राइब्रोमोफेनॉल मिलेंगे। तो ट्राइब्रोमोफेनॉल किस तरह से बनेंगे, तो ट्राइब्रोमोफेनॉल यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनेंगे। जैसे देखिए, ये है फेनॉल,
ये क्या है? ये फेनोल है। तो फेनोल का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर से करवाएं, तो ब्रोमीन वाटर से करवाएं तो क्या हुआ? 2,4,6 ड्राई ब्रोमोफेनॉल हम लोग को मिला। तो ये एज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनेगा, ये एज ए व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनेगा। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे, इसको आप लोग स्टार मार्क में नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, द यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड सच एज FeBr3 व्हिच पोलराइजेज द हेलोजन मॉलिक्यूल। जो भी हम लोग हेलोजिनेशन करवाते हैं, हम लोग बेंजीन का जनरली जो हेलोजिनेशन करवाते हैं, तो वो हम लोग कैसे करवाते हैं? तो वो हम लोग जनरली लेविस एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं। लेविस एसिड जैसे FeBr3, तो इनके प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है? तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? पोलराइज करते हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जनरली पोलराइज कर देते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे? इन द केस ऑफ फेनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड। इट इज ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो फेनॉल होते हैं, फेनॉल में OH ग्रुप होते हैं बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच। तो जो OH ग्रुप होते हैं, वो बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे देखिए, ये है फेनॉल, ये है फेनॉल, यहाँ से OH ग्रुप अटैच्ड है। तो OH ग्रुप क्या करता है? OH ग्रुप इस रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो एक्टिवेट कर देता है, तो इस कारण से जब भी हम लोग फेनॉल को जब भी ब्रोमीन पोलराइज करेगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को जब भी यहाँ पर पोलराइज करेगा, तो ये लेविस एसिड के यहाँ पर जरूरत नहीं है। ये लेविस एसिड के एब्सेंट में भी ये ऐसा रिएक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देते हैं, और जब भी ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को लेविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आप लोग यहाँ पर OH ग्रुप देख रहे हो, तो ये पूरे बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, ये पूरे बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, तो इससे हम लोग को लेविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए प्रैक्टिस के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसके जो भी आप लोग आंसर ड्राइव करेंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और इसको सोल्व करने में आप लोगों को कोई डिफिकल्टी होगी, तो आप लोग इस सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। और एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आप लोग के लिए अनदर एक क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग इसके सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग कोलवेज रिएक्शन को पढ़ेंगे। ये कोलवेज रिएक्शन भी बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है आपके 12th बोर्ड के लिए, और जेई और नीट के लिए भी। कोलवेज रिएक्शन से जनरली क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसलिए आप लोग कोलवेज रिएक्शन को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हम लोग अब अपने चलते हैं कोलवेज रिएक्शन की ओर। तो कोलवेज रिएक्शन क्या है? आप लोग के दिमाग में पहले आता होगा कि कोलवेज रिएक्शन है क्या। तो देखिए, जब भी हम लोग फेनॉल का कन्वर्जन सैलिसिलिक एसिड में करते हैं, तो इसी रिएक्शन को हम लोग कोलवेज रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे एज ए डिफिनेशन, आप लोग लिखेंगे द कन्वर्जन ऑफ फेनॉल टू सैलिसिलिक एसिड इज कोलवेज रिएक्शन। जब भी हम लोग फेनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो इस रिएक्शन को हम लोग कोलवेज रिएक्शन बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड इज सीन इन डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। जो सैलिसिलिक एसिड होते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं?
तो आप लोग देखे होंगे कॉस्मेटिक में, पूरे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उन सब में सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका एस्पिरिन बनाने में भी सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें और देखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज आल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड is the major product acid is a major product in the Colwell reaction due to the hydrogen bonding between two functional groups adjacent to each other. और स्टूडेंट्स जब भी हम लोग सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे तो उसमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो होंगे, जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यह भी एक तरह का सैलिसिलिक एसिड ही है। तो हम लोग जब भी सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे तो ये एक मेजर प्रोडक्ट रहेंगे। ये क्या रहेंगे? ये एक मेजर प्रोडक्ट रहेंगे। ये जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है तो ये क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एक सैलिसिलिक एसिड है। ये एक सैलिसिलिक एसिड है, एक सैलिसिलिक एसिड है। और जब भी हम लोग सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं तो ये क्या रहता है? ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये एक मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस बात को भी आप लोग नोट करेंगे। और ये जो मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है? ये जो मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू फंक्शनल ग्रुप्स एडजेसेंट टू ईच अदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। जैसे देखिए, ये है फेनॉल। फेनॉल को हम लोग कन्वर्ज किए, NaOH से हम लोग रिएक्शन कराए, तो इसके बाद हम लोग क्या मिले? उसके बाद हम लोग इसको CO2 से एसिडिक मीडियम में हम लोग इसको रिएक्ट कराएं तो हम लोग को मिले 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हम लोग को मिले तो यहाँ पर क्या होगा? दो अलग अलग तरह के जो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे। वो कैसे होंगे? देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, और ये दोनों के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगे। और इसलिए ये जो इनका प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और एस्पिरिन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय एसिटाइलिंग acetylating salicylic acid with a mixture of acetic anhydride and concentrated H2SO4। एस्पिरिन हम लोग कैसे बनाते हैं? तो एस्पिरिन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एसिटिलेटिंग सैलिसिलिक एसिड लेंगे और इनको हम लोग मिक्स करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएंगे? इसके बाद हम लोग को एस्पिरिन मिल जाएंगे। ये कैसे होते हैं ये देखिए, ये हम लोग लिए सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है? ये सैलिसिलिक एसिड है। और इसको हम लोग किससे मिक्स करेंगे? इसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हम लोग को मिलेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग को एसिटिक एसिड मिलेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग एस्पिरिन बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग एस्पिरिन को प्रिपरेशन करते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कोल्वेज रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे कि कोल्वेज रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। द मैकेनिज्म ऑफ कोल्वेज रिएक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। जो भी कोल्वेज रिएक्शन है तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कोल्वेज रिएक्शन 3 स्टेप्स में ये प्रोसीड होते हैं। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 देखेंगे कि स्टेप नंबर 1 में क्या होंगे। तो कोल्वेज रिएक्शन का स्टेप नंबर क्या होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड। ये जो हम लोग कोल्वेज रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले इसमें फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड होंगे। फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड कैसे होंगे? देखिए, हम लोगों ने जो पहले देखा, ये जो हम लोग देख रहे हैं
हम लोग फेनोल को जैसे ही आगे रिएक्शन करवाएं तो ये क्या है, यही फेनोक्साइड आयन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोक्साइड। तो इसी के यहाँ पर बात हो रही है कि पहले फॉर्मेशन ऑफ फेनोक्साइड होंगे, पहले फेनोक्साइड बनेंगे, formation of phenoxide when the phenol is added to basic medium containing NaOH, the abstraction of the acidic proton from the phenol occurs and the sodium phenoxide ion is formed। जब भी हम लोग फेनॉल को बेसिक मीडियम से मिक्स करेंगे, बेसिक मीडियम से रिएक्ट करवाएंगे, जिसमें क्या होंगे, NaOH होंगे, यही तो बेसिक मीडियम है। तो इसमें क्या होंगे, जो एसिडिक प्रोटॉन होंगे, एसिडिक प्रोटॉन होंगे, एसिडिक प्रोटॉन कौन है, तो देखिए एसिडिक प्रोटॉन ये तो निगेटिव है, बेसिक है, और ये जो हाइड्रोजन आप लोग देख रहे हैं यही एसिडिक प्रोटॉन है, H प्लस जो है यही एसिडिक प्रोटॉन है। तो एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से हट जाएगा और जो फ्रॉम द फेनॉल अकर्स एंड सोडियम फेनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड। और जैसे ही यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर Na का एडिशन होगा और इस तरह से हम लोग को फेनोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोग को क्या मिला, यही हम लोग को फेनोक्साइड है, इसी को हम लोग फेनोक्साइड बोलते हैं। फेनोक्साइड आयन जनरेटेड इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो हम लोग को फेनोक्साइड आयन मिले तो ये फेनोक्साइड आयन ये ज्यादा रिएक्टिव है, इससे एरोमेटिक रिंग से ये फेनोक्साइड आयन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुरंत कर लेते हैं। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग स्टेप 2 में देखेंगे। हम लोग को तो फेनोक्साइड आयन बन गए हैं, फेनोक्साइड आयन तो हम लोग के पास आ गए हैं स्टेप 1 में। तो स्टेप 2 में अब क्या होंगे, तो स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो भी फेनोक्साइड आयन हम लोग को मिले हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो देखिए ये क्या है, ये है फेनोक्साइड आयन। तो फेनोक्साइड आयन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड अटैक्स ऑन हाईली एक्टिवेटेड सोडियम फेनोक्साइड आयन। जो सोडियम फेनोक्साइड आयन है इसको तो हम लोगों ने देखा, ये बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। तो ये क्या होंगे, CO2 अटैक्स ऑन हाईली एक्टिवेटेड सोडियम फेनोक्साइड आयन, इसके ऊपर CO2 अटैक मारेगा। द कार्बन एटम ऑफ CO2 acts as the electrophile and sodium phenoxide being the electron rich acts as nucleophile। और यहाँ पर जो CO2 का अटैक हुआ है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि CO2 का अटैक हुआ है। तो ये जो हम लोग फेनोक्साइड आयन देख रहे हैं, जो फेनोक्साइड आयन है, तो फेनोक्साइड आयन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, फेनोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इसलिए ये कैसे एक्ट करेगा, ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। और ये जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस तरह से एक्ट करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। और उसके बाद क्या होंगे, द रिएक्शन इन्वॉल्व इज गिवन इन फिगर्स ऑन द एरोमेटिसिटी लॉस्ट एज रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। और जैसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक होगा तो यहाँ जो एरोमेटिक रिंग आप लोग देख रहे हैं, तो इसका फेनोक्साइड आयन का ये जो एरोमेटिसिटी है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एरोमेटिसिटी खत्म हो गया है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि एरोमेटिसिटी ये खत्म हो गया। तो जब भी फेनोक्साइड आयन पर कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और फेनोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और उसके बाद क्या होंगे, एरोमेटिसिटी लूज कर जाएंगे, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे।
इसके बाद हम लोग देखेंगे द एरोमेटिसिटी ऑफ सोडियम फेनोक्साइड इज लॉस्ट ड्यू टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फेनोक्साइड आयन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट किया तो इसका एरोमेटिसिटी गया, खत्म। Thus, to regain aromaticity, टोटोमेरिज्म occurs। और अब तो ये अपना एरोमेटिसिटी लाना चाहेगा, क्योंकि जब भी एरोमेटिसिटी रहते हैं तो वो जनरली स्टेबल होते हैं। तो ये अपने आप को एरोमेटिसिटी लाने के लिए क्या करेगा, तो ये टोटोमेरिज्म करेगा। ये अब क्या करेगा, ये टोटोमेरिज्म करेगा। इनोल इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन कीटो ग्रुप। द इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। और इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद जब भी टोटोमेरिज्म होगा तो इसके बाद इनोल बनेगा। इनोल इज द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द कीटो ग्रुप। और इसके बाद इनोल बनेंगे और कीटो बनेंगे, इनोल बनेंगे और कीटो बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो इनोल रहेंगे, ये हम लोग इनोल जो देख रहे हैं, हम लोग को जो इनोल बनेंगे तो ये मेजर में रहेंगे, ये मेजर में रहेंगे। और कीटो जो रहेंगे, कीटो माइनर में रहेंगे। यहाँ पर इनोल हम लोग को ज्यादा मिलेंगे और कीटो यहाँ पर हम लोग को, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो हम लोग को इनोल और कीटो तो बन गए। अब हम लोग स्टेप 3 करवाएंगे। तो स्टेप 3 में क्या होंगे, तो स्टेप 3 में क्या होंगे, तो स्टेप 3 में हम लोग प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो जो भी हम लोग को एनोल फॉर्म मिले हैं, एनोल फॉर्म किसके हैं, सैलिसिलेट आयन के जो हम लोग को एनोल फॉर्म मिले हैं, ये हम लोग को एनोल फॉर्म जो मिले हैं सैलिसिलेट आयन के, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो प्रोटोनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हम लोग को सैलिसिलिक एसिड मिल जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा। इन द लास्ट स्टेप द प्रोटोनेशन of salicylate ion in the acidic medium results in the formation of salicylic acid। हम लोग को ये जो इनोल फॉर्म मिले किसका मिले हैं, सैलिसिलेट आयन का मिले हैं, ये सैलिसिलेट आयन के मिले हैं। तो सैलिसिलेट आयन को जब भी हम लोग एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हम लोग को इस तरह से सैलिसिलिक एसिड मिलेंगे। ये क्या है, ये सैलिसिलिक एसिड है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कोल्वेज रिएक्शन कैसे होते हैं। तो कोल्वेज रिएक्शन 3 स्टेप्स में होते हैं। कोल्वेज रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो फेनॉल से हम लोग जब भी सैलिसिलिक एसिड को बनाते हैं तो इसको हम लोग कोल्वेज रिएक्शन बोलते हैं। कोल्वेज रिएक्शन 3 स्टेप्स में होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन कौन है, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन भी बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन लगभग सब एग्जाम में आ जाते हैं। जो बोर्ड एग्जाम हो गया, जेई एग्जाम हो गया और नीट हो गया, इन सब में ये इस टॉपिक से, इस राइमर टाइमन रिएक्शन से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये इसलिए बहुत हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनता है। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें क्या होगा हम लोग देखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ फेनॉल टू सैलिसल्डिहाइड इज द राइमर टाइमन रिएक्शन। तो राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होंगे, तो जो फेनॉल रहेंगे तो फेनॉल का कन्वर्जन होगा, किसमें होगा, तो सैलिसल्डिहाइड में होगा। जब फेनॉल सैलिसल्डिहाइड बनेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग राइमर टाइमन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए ये फेनॉल है, ये क्या है, फेनॉल है। और फेनॉल से हम लोग इसको बनाए सैलिसल्डिहाइड, ये सैलिसल्डिहाइड है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग राइमर टाइमन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें रिएजेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं, तो इसमें 2 तरह के रिएजेंट यूज होते हैं। फर्स्ट होंगे CnCl3 और एक्वस NaOH रहेंगे। जो सेकेंड रिएजेंट रहेंगे वो H+ वाटर रहेंगे। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है। तो ये है फेनॉल। फेनॉल का रिएक्शन हम लोग CnCl3 और एक्वस NaOH के साथ जब भी रिएक्ट करवाएंगे और एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो इस तरह से हम लोग को सैलिसल्डिहाइड बनते हैं। तो ये क्या होगा, ये सैलिसल्डिहाइड है। तो यही राइमर टाइमन रिएक्शन है
तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे। तो ये रायमर-टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो इसका जो मैकेनिज्म है वो भी 3 स्टेप्स में होते हैं। रायमर-टीमन रिएक्शन 3 स्टेप्स में होते हैं। फेनॉल से जब भी हम लोग सैलिसैल्डिहाइड बनाएंगे तो इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में प्रोसीड होंगे। तो हम लोग देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ रायमर-टीमन रिएक्शन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे? तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को कार्बिन मिलेंगे। तो इसमें क्या होंगे? इनिशियली क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? CH-Cl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ NaOH एंड द एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज एक्सट्रैक्टेड। पहले क्या होंगे? तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग एक्वस NaOH से रिएक्ट करवाएंगे। तो जब भी क्लोरोफॉर्म को हम लोग एक्वस NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होंगे? जो क्लोरोफॉर्म के एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, ये जो क्लोरोफॉर्म के एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम अपीयर्स। और जब भी एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये देखिए CH-Cl3, ये है CH-Cl3। CH-Cl3 में एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? CH-Cl3 में एसिडिक हाइड्रोजन ये है। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा, हाइड्रोजन हट गया तो हो गया। तो ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगे। Then the removal of chloride ion results in the formation of electrophile डाइक्लोरोकार्बिन। और यहाँ से जब भी हम लोग क्लोराइड आयन का रिमूवल करेंगे, यहाँ से जब भी हम लोग क्लोराइड आयन का रिमूवल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे? क्लोराइड आयन के रिमूवल से हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन हम लोग को बनेंगे। ये कैसे होंगे? तो अब देखिए, ये क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म से हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएं तो क्या होगा? कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गए। तो देखिए, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गए और NaOH से क्या होगा? एक्वस NaOH से क्या होगा? सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो कार्बन के ऊपर जो माइनस है तो ये किससे कंबाइन होगा? तो ये सोडियम से। तो यहाँ हम लोग को इस तरह से सोडियम कंबाइन हो जाएंगे और जब भी सोडियम कंबाइन होंगे तो यहाँ से एक क्लोराइड आयन एलिमिनेट होंगे। तो क्लोराइड आयन जब भी NaCl बन, यहाँ NaCl बनकर बाहर जब निकलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को डाइक्लोरोकार्बिन मिलेंगे। हम लोग को डाइक्लोरोकार्बिन मिलेंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रहेंगे। तो ये हम लोग को क्या मिला? यही हम लोग को डाइक्लोरोकार्बिन है। ये क्या है? ये डाइक्लोरोकार्बिन है। तो हम लोग रायमर-टीमन रिएक्शन के स्टेप नंबर 1 को देख लिया कि इसमें हम लोग को डाइक्लोरोकार्बिन बनते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद स्टेप 2 होगा। इसके बाद स्टेप 2 होगा। तो स्टेप 2 में क्या होगा? पहले तो हम लोग को डाइक्लोरोकार्बिन मिल गए हैं, तो डाइक्लोरोकार्बिन के बाद अब क्या होंगे? तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट पहले बनेंगे। स्टेप नंबर 2 में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होंगे। व्हेन द फेनॉल इज एडेड टू द बेसिक मीडियम containing NaOH, the abstraction of acidic proton from the phenol occurs and the sodium phenoxide ion is formed। और यहाँ पर भी सोडियम फेनोक्साइड आयन बनते हैं। तो सोडियम फेनोक्साइड आयन कैसे बनते हैं? तो देखिए, ये जो फेनॉल है तो फेनॉल को हम लोग बेसिक मीडियम से रिएक्ट करवाएंगे। इसको हम लोग फेनॉल को बेसिक मीडियम में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये फेनॉल के ऊपर जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये फेनॉल के ऊपर जो एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ये है एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ से हटेगा। तो ये यहाँ से हटेगा और क्या होगा? अकस द
extraction of acidic proton from the phenol occurs and the sodium phenoxide ion form। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ से तो एसिडिक हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पर हम लोग को फेनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फेनोक्साइड आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से हम लोग सोडियम फेनोक्साइड आयन ले लेंगे। ये क्या है, सोडियम फेनोक्साइड आयन, और एज ए साइड प्रोडक्ट हम लोग को वाटर मिलेंगे। तो ये है रायमर-टिमन रिएक्शन का स्टेप नंबर 2। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं। तो इसके बाद द अटैक ऑफ सोडियम फेनोक्साइड ऑन द इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच एरोमेटिसिटी ऑफ सोडियम फेनोक्साइड इज लॉस्ट। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या मिला था, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को मिला था डाइक्लोरोकार्बिन। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को डाइक्लोरोकार्बिन मिले, और स्टेप नंबर 2 में हम लोग को क्या मिले, तो सोडियम फेनोक्साइड मिले। तो अब क्या होगा, तो सोडियम फेनोक्साइड और डाइक्लोरोकार्बिन ये दोनों यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, रिएक्ट करने के बाद ये सोडियम फेनोक्साइड अपना एरोमेटिसिटी खो देगा। ये देखिए इसका अपना एरोमेटिसिटी खत्म हो गया है, इसका जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो गया, इसका लूज कर गया। तो इसके बाद अब क्या होगा, इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, ये भी स्टार मार्क के रूप में आप लोग नोट करेंगे। डाइक्लोरोकार्बिन is an electron deficient species because there are a total of 6 valence electrons in the carbon atom in place of 8 electrons। जो डाइक्लोरोकार्बिन होते हैं, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है डाइक्लोरोकार्बिन। ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, किंतु इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 6 ही है। तो इसको भी आप लोग नोट करेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है। जो हम लोग को इंटरमीडिएट मिले थे, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरमीडिएट आर शोन बिलो। जो हम लोग को ये एरोमेटिसिटी अपना लूज कर गया था, इंटरमीडिएट हम लोग को मिले थे, तो ये अपना इसका भी एक रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके कौन होंगे, तो एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ऐसा कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस चार्ज है, तो माइनस इसको लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, इसका कॉन्जुगेशन बनेगा, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड इसका कॉन्जुगेशन बनेगा, और ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर लोन पेयर आएंगे, लोन पेयर यहाँ का शिफ्टिंग होगा, और शिफ्टिंग होकर यहाँ से कैसे होगा, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, और फिर से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये जो हम लोग को इंटरमीडिएट मिले थे, तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद होंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या होते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरमीडिएट होंगे। जो भी हम लोग को इंटरमीडिएट मिले थे, तो इसका अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। ये हम लोग को इंटरमीडिएट मिले थे, तो इसको अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद हम लोग को क्या मिलेंगे, when the hydrolysis of intermediate is done, the desired product that is salicylaldehyde is formed। और ये स्टेप नंबर 3 में क्या होंगे, तो इस इंटरमीडिएट का जब भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हम लोग को डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो कि कौन थे, सैलिसिलाल्डिहाइड थे, और हम लोग को सैलिसिलाल्डिहाइड मिल जाएंगे। ये क्या है, हम लोग को सैलिसिलाल्डिहाइड मिल गए हैं। जब इस इंटरमीडिएट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हम लोग को सैलिसिलाल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो इस स्टेप 3 को भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो रैमर टाइमर रिएक्शन का कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या देखेंगे, तो इसको आप लोग इस तरह से शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन आगे फॉरवर्ड प्रोसीड होंगे, हम लोग को फाइनली प्रोडक्ट सैलिसिलाल्डिहाइड मिल जाएंगे, हम लोग को सैलिसिलाल्डिहाइड मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, तो इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इनके जो भी आंसर आप लोग फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और यह है इसका सॉल्यूशन, इसका आप लोग हेल्प भी ले सकते हैं।
और आप लोग के लिए अनदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी लाए हैं, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे। और अनदर क्वेश्चन ये है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग इसके सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद के जो भी रिएक्शन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग अच्छी तरह से नोट मेकिंग करिएगा और आप लोग रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।